चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बाबू, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आएंगे 30 क्वेश्चंस का। क्लियर? आपके इसमें क्वेश्चन बैंक्स का पूरा ध्यान रखते हुए इसका सेट बनाया गया है। इसे बिल्कुल देखेंगे बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, चलिए, आपका पहला क्वेश्चन बोला गया बाबू, देरी बिल्कुल नहीं करें, मात्र 10 मिनट में इसका कंप्लीट काम तमाम कर देंगे। ठीक, हम फटाफट बढ़ते चलेंगे। बोला गया है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। दो चला, हमारे पास जो समतल दर्पण होते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि गोल नहीं होंगे, अनंत पर गोल माना जाएगा। क्लियर है? इसीलिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा बाबू? अनंत। क्या हो जाएगा बोलिए? अनंत होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनंत होता है। ठीक, चलिए, बोला गया दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, वास्तविक, दोनों नन। याद रखिए भाई, आपको पता होगा कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसीलिए दूसरा का आंसर ए इधर करेक्ट हो जाए। क्लियर? तीसरा में बोला गया बाबू, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, दोनों या नन। दो चला, हमारे पास अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी आपका दोनों बनते हैं, इसलिए आपका सी इधर करेक्ट हो जाएगा। कौन होगा? सी होगा, तीसरा का सी होगा, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और आभासी भी बनते हैं, इसलिए हमारा आंसर सी होगा कि दोनों इसमें बनता है। क्लियर? चलिए, एक आप कल से पीडीएफ थोड़ा सा सुधार लेंगे, जिला आज आप बिजी में हैं, इसलिए इसी में आपको हम काम चला रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस साइड में बाद में बढ़ेंगे। तो ये चौथा बोला गया बाबू, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक बनता है, आभासी, या दोनों या नन। तो चला, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। कौन बनता है बाबू? आभासी, इसलिए आपका बी द करेक्ट आंसर। पाई 5 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। मतलब बताना है कि किसमें आपका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों। देखो बाबू, हमारे पास समतल दर्पण में भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल में भी आभासी बन सकता है, कि छठा केस में उत्तल में हमेशा आभासी बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं चला कि हमारे पास क्या है कि तीनों दर्पण में आभासी बन सकता है, इसीलिए 5 का आपका आंसर होगा डी। तीनों में कौन हो जाएगा अपना? तीनों बन सकता है। ठीक, चलिए, छठा बोला गया है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बोला आभासी और बड़ा बताना। क्लियर? कैसा होना चाहिए? आभासी प्रतिबिंब होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़ा और आभासी। दो चला, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, परंतु ये हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा बनता है। क्लियर? समतल दर्पण में आभासी बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए आपका आंसर भी होगा अवतल दर्पण। मतलब बड़ा और आभासी बनता है केवल अवतल दर्पण में। ठीक, चलिए, हमारा हो गया भाई, छठा हो गया। चला, कौन हो जाएगा? डी। छठा का कौन? डी। कोई गड़बड़ नहीं है, छठा का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ना सॉरी यार, सॉरी, छठा डी नहीं चला, मतलब आपके पास डी नहीं होगा। मतलब आभासी और बड़ा ना, तो मतलब केवल अवतल दर्पण में। सुन लो। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन का ध्यान रखिए। चलिए, 7 में बोला है, बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मोटा हो जाता है। नहीं चला, चलिए इसको हम कम कर दें थोड़ा सा। चलिए, क्या बोला गया बाबू? बोला गया है परावर्त, कहाँ गया? बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समानांतर हो जाती है, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। दो चला, बिंदुवत स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समानांतर होते केवल अवतल दर्पण में। क्या हो जाएगा? केवल आपका अवतल दर्पण। कहीं कोई समस्या है? चलिए, 8वां बोला गया बाबू, यानी 7वां का ये हो गया। ठीक, 8वां, एक पिन कैमरा, छिद्र कैमरा काम करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, पूर्णांदिक परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश के रेखीय संचरण। याद रखना चला, प्रकाश के रेखीय संचरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं पिन छिद्र कैमरा। ठीक है, चलिए, हमारा 8वां हो गया, चला 8 हो गया। चलिए, हम लोग 9 बढ़ते हैं, उसके बाद यानी उधर क्वेश्चन है। चलिए, 10वां बोला गया बाबू, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। दो चला, समतल दर्पण का +1 होगा, -1 होगा, प्लस हाफ, माइनस हाफ। देखो चला, रेखीय आवर्धन होता है, तो आपका भाई समतल दर्पण में क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए इसका रेखीय आवर्धन 1 होगा। क्लियर? अब प्लस है कि इसमें प्लस की माइनस होगा, तो ध्यान देना, प्लस हमारा आभासी प्रतिबिंब के लिए होता है और आपका माइनस उल्टा यानी वास्तविक में, क्योंकि वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए माइनस होता है। इसलिए चला, समतल दर्पण में याद रखना कि भाई
आपका आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनते हैं और वस्तु के बराबर बनते हैं, इसलिए वस्तु के बराबर इसलिए 1 होगा और प्लस आभासी इसलिए +1 होगा, इसलिए आंसर ए इज द करेक्ट होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसमें चला जो प्रतिबिंब बनते वस्तु के बराबर होता है, इसलिए इसका m का मान 1 हो जाएगा। अब भाई आभासी बनता है इसलिए इसमें प्लस होता है, मतलब सीधा बनता है। क्लियर? तो हमारा 9वां बन गया। ठीक, चलिए हम लोग 10वां यहाँ पर चलते हैं। चला उल्टा थोड़ा सा करना पड़ेगा आज भर। चलिए 10वां पढ़िए। 10वां बोला गया है, यदि किसी दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी आधी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, अपरिवर्तित हो। चला दर्पण को पानी में डुबाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेंस पर प्रभाव पड़ता है, यानी अपरिवर्तित रहेगी। कौन हो जाएगा? सी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए 11 पढ़िए। चला इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, भाई आपको पता है कौन है? देखिए यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी बी द करेक्ट आंसर। सब सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए यानी हो जाएगा 11 का हो जाएगा, कौन हो जाएगा? चलिए 11 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए 12 में पढ़िए, ऐसा सिस्टम में एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। दो चला एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो होता है बाबू आपको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मतलब दो चला कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी सी होता है। कैसे होता है ध्यान अगर निकालना है तो दो चला हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर होता है। सुन लो, तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट निकालेगा। चला तो यहाँ पर जाएगा एप्सिलॉन नोट और F को यहाँ भेजेगा तो यहाँ हो जाएगा। चला सी का हो जाएगा कूलम, अभी कूलम तो सी कूलम स्क्वायर, आई बट्टा में हो जाएगा 4 पाई कौन, यहाँ पर F आ जाएगा तो न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। अभी चला आपका हो जाएगा बट्टा टाइन एन माइनस हो जाएगा और सी आपका यानी मीटर भी ऊपर जाएगा, माने यानी हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी आपका 12 का बी हो जाएगा। कहीं कोई समस्या है? चलिए 13 बढ़ते हैं, 12 का बी। क्लियर? चलिए 13 में पढ़िए, बोला गया है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। दो दूरी दुगना करेंगे, दुगना जैसे करेंगे आवेश तो बल हमारा घटेगा। अब कितना गुना घटेगा? चिला वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दुगना है तो इसका 4 होगा गुना, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/4 गुना। कौन हो जाएगा? 1/c, यानी सी आंसर होगा। भाई आपका दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी अगर दुगना करें तो उसका व्युत होगा स्क्वायर हो जाएगा 4, अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/4, यानी कहने मतलब बल हमारा 1/4 गुना हो जाएगा 13 का। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए 14 में बोला गया। चला 14 क्या बोला है? दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी दूरी पर रखे जाते हैं तो दोनों दशाओं में आवेश के बीच लगने वाला बलों का अनुपात होगा। दो चला क्या बोला है कि भाई अगर आपके पास दो आवेश वायु में है तो वहाँ पर बल लग रहा था, अगर उतना ही दूरी पर अगर के परावैद्युत वाले माध्यम में रखेंगे तो दोनों दशाओं में लगने वाले आवेश पर यानी बलों का अनुपात पूछ रहा। ठीक है, देखो चला आपका F बराबर फार्मूला होता है, अगर मान लो शुरू में क्या है बिंदु आवेश वायु में तो एरा F हेयर मान लेते हैं। सुन लो, तो आपका फार्मूला होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। सुन लो, ये होता है। अगर मान लो इसके हम किसी मीडियम में रख दें, एम ले लिए किसी माध्यम में रख दिए हैं, मान लो के परावैद्युत वाले, तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर के परावैद्युतांक होता है। क्लियर? R स्क्वायर। अभी दोनों भागा दीजिएगा। चला दो Q1 Q2 कट जाएगा, दोनों में आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? हम थोड़ा सा मतलब में भी दिक्कत हो सकता है। चलिए तो ये Q1 Q2 कट गया। चला 4 पाई एप्सिलॉन भी दोनों कट जाएगा और आपके पास R स्क्वायर भी आपका कट जाएगा। सुनो R स्क्वायर, और आपका के है चला बट्टा ऊपर चल जाएगा, मतलब K/1 आ जाएगा। सुन लो K/1 होगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा। चला कौन हो जाएगा? K/1, यानी आंसर बी द करेक्ट हो जाएगा। सुन लो, मतलब भाई कहने वाला समझ लो, मतलब अगर दो आवेश पहले वायु में रखा गया है फिर के परावैद्युत वाले माध्यम में रखेंगे उतनी ही दूरी पर तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ये K/1 आएगा, आंसर हो जाएगा चला बी द करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बात करते हैं 15 बोला गया है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन R का मान हो सकता है -1 0.55। देखो चला हम जानते हैं कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है चला वो 1 से अधिक होता है। सुन लो 1 से ज़्यादा, तो -1 1 से ज़्यादा नहीं, छोटा है माइनस में, 0 भी 1 से ज़्यादा नहीं है, नहीं होगा, 0.5 भी 1 से ज़्यादा नहीं, 5 है जो 1 से ज़्यादा है, इसीलिए केवल डी होगा आंसर। कौन हो जाएगा चला? आपका आंसर जो होगा चला डी हो जाएगा। कौन? 5 संभव है, 5 होता नहीं, मतलब इनमें से चारों में से 5 संभव है। ठीक, चलिए 16 बोला गया है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये साई मात्रक होता है, याद रहो न्यूटन पर कूलम। काहे कि चला विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F/Q होता है। क्या होता है चला, F का मतलब होता है बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन और कूलम का मतलब आवेश का कूलम, कहले न्यूटन पर कूलम, इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 16 का न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए न्यूटन पर कूलम होगा चला, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। 16। 17 बोला गया है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, कोई नहीं, दोनों। देखो चला, अगर आपका आवेश स्थिर है, कैसा है, स्थिर आवेश रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ठीक। अगर आवेश गतिमान होते हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाते हैं, इसलिए 17 का जो आंसर आपका होगा चला वो केवल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? काहे आवेश यहाँ स्थिर है, ठीक है। चलिए 18 पढ़िए। 18 बोला गया है निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो चला विद्युत क्षेत्र मतलब ई, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम न्यूटन पर कूलम लेते हैं चला, तो ये तो है ही है, पर कूलम सी माइनस पर कूलम है। दो जूल पर कूलम बिल्कुल नहीं होगा, बाकी सब आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और इनमें से जो जूल पर कूलम भी है वही आंसर हो जाएगा। कहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए 19 हो गया चला, हम लोग 19 चलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट 10 मिनट के अंदर कर लेंगे। बोला गया है चला कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी डायपोल मोमेंट वाले इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। क्या होता है टाउ बराबर चला, पी साइन थीटा होता है चला, फॉर्मूला आपको याद होगा। कहाँ गिर भाई, सही नहीं, चलिए हट जाता ना। चलिए टाउ बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा, किन्हें चल जाता है यार, ओ पी साइन थीटा हो जाएगा तो वेक्टर में क्रॉस हो जाएगा चला, कहने का मतलब हो जाएगा आपका पी क्रॉस ही हो जाएगा। सुनो पी साइन थीटा होता है, फॉर्मूला पता आप लोग का होगा, 19 हो गया। क्लियर। अगला 20 में है ऑप्शनल नोट की बीमाएँ बताइए। दो चला ऑप्शन नोट की जो मात्रक आया था उसी से बीमा निकाल देते हैं। दो चला ऑप्शन नोट का मात्रक जो आया था क्या बोले थे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पेन आपका जानिए रहे हैं, अभी दिक्कत है, 10 तक के लिए पेन आ जाएगा बढ़िया, टच पैड भी आ रहा है कि नहीं। तो कूलम स्क्वायर, तो कूलम का होता है IT, क्या होता है चला बीमीय सूत्र, रुक जाओ क्यों आपका रुक जाना गलती, IT होता है। क्या होता है भाई, कूलम आवेश ने है, आवेश का मात्रा चला तो IT हो जाएगा कूलम के जगह पर, तो कूलम स्क्वायर है तो IT का स्क्वायर हो जाएगा। हम बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं चला, न्यूटन बल है, बल का बीमीय सूत्र यहाँ पर होगा ML/T-2 रखिए। अब आपका मीटर है तो L-2 रखिए, इसको करिए धरिए चला, देखिए ये ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ ऊपर भेजना है तो M-1 हो जाएगा। सुन लो L यहाँ देखो, यहाँ से ML/T-2 और यहाँ L है तो L-2, ध्यान दीजिएगा, तो ML/T-2 और यहाँ पर L स्क्वायर है, फिर चला तो ये -2 तो यहाँ हो जाएगा L दे 2 माइनस 1 है तो -1 ऊपर जाएगा तो +1 तो L हो जाएगा ऊपर जीते। सुनो ऊपर भी एक बार कैले जा रहे हैं, ये T-2 है चला, आई ऊपर T स्क्वायर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा प्लस तो T4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आपका I है स्क्वायर तो I स्क्वायर हो जाएगा, यानी M-1 L/T4 I-2 होगा। आंसर मिला लीजिए, जगह कम था तो बनाए हैं, मतलब कहाँ पर हो जाएगा चला, ओ सॉरी यहाँ पर प्लस होगा ना, L स्क्वायर नहीं चला, कहाँ गया देखिए, आपका मीटर स्क्वायर है प्लस होगा तो यहाँ L स्क्वायर और यहाँ L स्क्वायर L है तो L/Q हो जाएगा। सुन लो यानी हो जाएगा आपका आंसर मिला लो M-1 L आपका Q L/Q हो जाएगा। हाँ L/Q ना माइनस होगा तो चला 2 L यहाँ स्क्वायर ऊपर नहीं जाएगा तो माइनस, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह ही नहीं बनता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो बोले चला थोड़ा समझिए कि यहाँ पर आपका मानो चला L स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, आई प्लस यहाँ पर 1 है तो 3 ऊपर जाएगा तो -3 होगा L के पावर। सुन लो यानी आंसर मिला लीजिए चला M-1 L के पावर -3 TQ होता है, ये द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अपने से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला पर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है चला विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो चला इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम मीटर। चलिए 22 है, आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। दो चला न्यूनतम प्रतिरोध होता है समानांतर क्रम में, हमारा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो एक एक ओम का 3 गो है। सुनो एक एक ओम का हमारा 3 प्रतिरोध है, सुन लो, तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे चला तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा 1/3 ओम आ जाएगा। कितना आएगा, समानांतर का न्यूनतम होता है तो सबसे कम वैल्यू आएगा D, कौन हो जाएगा 1/3 ओम। क्लियर है, 3 यानी हमें न्यूनतम लाना है तो भाई समानांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा, न्यूनतम आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, हो गया मतलब 1/3 ओम आ जाएगा चला।
प्रतिरोध का मात्रक है वेबर है, एम्पियर है, ओम है, बहुत ये सब सिंपल है चला। ओम होता है 10 मार में भी जानते होंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, एक ही पदार्थ के बने, यहाँ पर ऑप्शन है, रुक जाइए, अच्छा चलिए 24 है चला हमारे पास। बोला गया बाबू एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी की लंबाई समान है, ए का व्यास बी से दुगना है। ध्यान देना, ए का व्यास बी से ज़्यादा है, मतलब ए का जो व्यास है बी से ज़्यादा है व्यास, तो एक मतलब ये मोटा तार हो गया चला, व्यास मतलब समझते मोटा ज़्यादा है तो एक प्रतिरोध कम होगा, तो ए का प्रतिरोध बी के तुलना में कम होगा। ध्यान देना, जेकर व्यास ज़्यादा मतलब तार मोटा, मोटा तार रहता है उसका प्रतिरोध कम होता है, क्लियर। और जो कम होगा वो व्यास के जितना गुना उसका वर्ग का अनुसार कमेगा, वर्ग का यानी वर्ग जो डी दुगुना किया है तो 1/4 गुना हो जाएगा। सुन लो, ध्यान रखिए कितना गुना उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो ए का व्यास होगा चला, ए का व्यास 20 से दुगना है तो ए का प्रतिरोध 20 से कम होगा 1/4, दुगना है तो कर 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। बोला गया चला एक तार है वृत्ताकार, इसको व्यास के अकॉर्डिंग इसको मोड़ दिया गया है, पूरा ओम है 12 ओम, कितना है बोला 12 ओम है चला, तो आधा व्यास मतलब बीचों बीच में तेने 12 महीने 6 महीने बच जाएगा और 6 महीने हो जाएगा। अभी दोनों समानांतर माना जाएगा क्योंकि इधर से आपका दोनों इधर से दोनों विभवांतर समान माना जाएगा, तो हमारा समानांतर क्रम हो जाएगा। तार इक्विवेलेंट चला, दोनों के गुना दोनों बराबर है तो आधा हो जाएगा, ऐसे नियम है दोनों गुना करो, दोनों जोड़ के भागा दे दो। सुन लो, तो गुना करो तो 36 ये 12 तो 3 आ जाएगा ओम की ने, यानी आंसर आ जाएगा हो जाएगा 3 ओम है। कितना हो जाएगा पार्टनर 3 ओम, कितना हो जाएगा बोलिए 3 ओम। सुन लो, चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, आवेश मापा जाता है, ऊर्जा विभवांतर बोलिए चला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। कैसे, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश से चला, अभी मतलब वोल्ट है तो W बराबर क्यू भी होता है, W बराबर क्यू भी मतलब आवेश गुने विभवांतर को हम कार्य करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक, इलेक्ट्रॉन आवेश इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब वोल्ट मतलब वोल्ट दे ले तो इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक होता है, क्लियर। चलिए 27 से चला, चलिए 27 में क्या कहा गया, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कल से हम लोग बढ़िया इसका PDF बनाएंगे पढ़ाने लायक ऑनलाइन। ठीक है, तो भाई जो बना होता है उसी पर हम काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए अभी हम लोग बाहर में से खड़े खड़े बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग बोले तो कर देते हैं भाई। विद्युत वाहक बल का बीमा है, सुन लो, विद्युत वाहक मतलब भी मतलब होता है W/Q, क्लियर, समझते हो W बाबू क्या होता है चला, Q होता है, क्या होता है बाबू W/Q। सुन लो, W मतलब कार्य, W का मतलब ml² T-2 हो जाएगा चला, और Q मतलब IT होता है, तो चला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml², ये T-2 ऊपर जाएगा ET तो -3 हो जाएगा और I-1 हो जाएगा, क्लियर। ml² T-3 ml² T-3 I-1 ml² T-3 I-1 आपका हो जाएगा D आंसर करेक्ट। 27 का क्या हो जाएगा बाबू D हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए 27 हो गया बाबू, हम लोग 28 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम के प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो चिला, समानांतर क्रम में आपको ऐसी बना दीजिए, याद रखना ऑप्शन आपको ज़्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो समानांतर क्रम में क्या होता है चला, समानांतर क्रम जब बोला जाए तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होते हैं तो इनमें से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा होता है। तो आपका एक प्रतिरोध है 0.005, एक है 1 ओम, एक मेगा ओम, मेगा मतलब समझ 10⁻⁶, तो एक बहुत बड़ा ही छोटा है। तो कन्फर्म है चला कि समानांतर क्रम में कोई भी दो प्रतिरोध रहेगा तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो जो इन दोनों में सबसे छोटा वो उससे भी कम होगा। तो सबसे इसमें कम कौन है 0.05 ओम, तो इससे भी कम होगा। आंसर आपका कौन हो जाएगा चला, आपको B आंसर होगा कि 0.05 ओम से भी कम होगा, क्लियर। चलिए 29 बोला गया बाबू विद्युत विभव की बीमा। अब ये विद्युत विभव की हम बीमा बोलने चला, आपके पास विद्युत विभव बोला है कि विद्युत वाहक बल और विद्युत बीमा की, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव की बीमा वही होता है, तभी निकाले थे। तो आया था ml² T-3 I-1 अनिक मतलब ए द करेक्ट आंसर, यानी विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव एक ही होता है दोनों की बीमा। ठीक है, चलिए आपका हो गया चला, कौन हो जाएगा चला आपका ml² T-3 I-1। ठीक, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। दो चला किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान, शक्ति का नहीं ऊर्जा का, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों जाने कन्फ्यूजन वाला। दो चला आप किलोवाट समझ के समझिएगा, शक्ति का नहीं। किलोवाट है जो शक्ति का मात्रक है, परंतु ये चला गया मतलब समय से गुना वो घंटा है जो समय का मात्रक है। तो हमारा जो किलोवाट है तो किलोवाट आपका क्या है, आपका उस शक्ति का मात्रा हो गया।
तो शक्ति मतलब पी है, आपका घंटा जो समय, तो समय पी इंटू टी, तो इसको हम लोग कहते हैं एच या डब्लू कहते हैं। तो कहने मतलब हमारा ऊर्जा हो गया किलोवाट घंटा, ऊर्जा का मात्रा। क्लियर। चलिए यहीं पर आपका था चला, हम लोग कल से इसका बढ़िया पीडीएफ बना लेंगे लाइव क्लास पढ़ाने के लिए। आपका डेली चला 30 क्वेश्चन का सुपर 30 ऑब्जेक्टिव चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसको बिल्कुल आराम से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत काम आएगा। चला यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर चला आप लोग का वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर शेयर कर देना है। चलिए कर दीजिएगा, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। आराम से चला आप लोग मेहनत लगातार कीजिए, यानी आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल रेगुलर रहिए और इसका सोल्यूशन बिल्कुल करते जाएंगे। आप डेली इसको देखिए और अपना भाई हमारे पास जो भी क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन बैंक का भी दिया हुआ है, आप देखिए पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अनुसार दिया गया। क्लियर। तो इसलिए चला आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, बाय, गुड बाय।